हेलो बच्चों। तो फिर आज आपकी क्लासेस स्टार्ट की जा रही है। हमने पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था, कैसे स्ट्रेटजी बनाया जाए पढ़ाई के लिए, वो आपको पहले बता दिया था। इसके बाद फिर हमने बेसिक इंट्रोडक्शन आपको बताया कि चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ना है हमें, है ना। और ये जो हमारा एक साल पढ़ने का साथ में जर्नी होगा, वो कौन कौन सा कंटेंट होगा अपने पास, कौन कौन सा चीज़ डिस्क्राइब किया जाएगा। और आज हम लोग चैप्टर्स को स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले मैं आपको बेसिक पढ़ाने वाला हूं, तो बेसिक मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे आज। और उसी कड़ी में छोटी छोटी जो आपको डाउट रहती है पहले उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ताकि किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना आए। तो चलिए फिर आगे क्लास को कंटिन्यू किया जाए। जिन बच्चों को कनेक्ट करना है वो कनेक्ट हो चुके हैं, तो फटाफट से आगे का कंटेंट कवर करते हैं। चलिए, सबसे पहले आपको याद हो पिछले क्लास में मैंने आपको चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन दिया था। तो जिन बच्चों ने क्लास मिस कर दिया था वो रिकॉर्डिंग लेक्चर देख लेंगे। मैंने बता दिया था कि अपने को 3 यूनिट पढ़ने होंगे पूरे फिजिक्स में। और उसमें पहला होगा यांत्रिकी, जिसको हम लोग मैकेनिक्स कहते हैं। दूसरा होगा उष्मा भौतिकी, जिसको हम लोग हीट कहते हैं। और थर्ड वन इज तरंग एवं दोलन। तो इसमें हम लोग दोलन और तरंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारा कंटेंट हमने कवर कर लिया था। ओके, फिर हमने ये भी देख लिया था कि उष्मा में क्या क्या पढ़ना है। और इसके बाद फिर हमने दोलन और तरंग के बारे में भी डिस्कस कर लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था ना कि मैं आपको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। सबसे पहले आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिक मैथमेटिक्स, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? मूलभूत गणित, है ना। बेसिक मैथमेटिक्स को बोलते हैं मूलभूत गणित, है ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं आज ये हमारा सबसे फंडामेंटल पार्ट होगा अपने क्लास का। और मैं सही बता दूं, इसका कनेक्शन बड़ा ही कह सकते हैं खतरनाक है बाकी टॉपिक्स के साथ। हर जगह पे हम इस बेसिक कंसेप्ट को यूज करेंगे। और आई थिंक आप जानते हैं कि बेसिक का जो यूज होता है वो सबसे ज्यादा होता है, वही एक्चुअली आधारभूत होती है किसी भी कंसेप्ट का, है ना। किसी भी कंसेप्ट को समझने के लिए ना, अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो बाकी के चैप्टर्स खुद स्ट्रांग होने लगते हैं। तो चलिए बेसिक मैथमेटिक्स को पहले पढ़ते हैं, फिर इसका स्ट्रेटजी बताऊंगा कि कैसे प्रिपरेशन करना है इसके बारे में। कोई भी चीज़ हमारा मिस नहीं होना चाहिए। प्रॉपर तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से मेहनत करके, प्रैक्टिस करके, रिवीजन करके सीखेंगे और उसको याद भी रखेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स का रिवीजन आप बार बार करेंगे, ऐसा मेरा आपसे रिक्वेस्ट पहले भी था, फिर से कह रहा हूं। तो इसको रिवीजन कंटिन्यूअसली करना है। चलिए आगे बढ़ें फिर। तो सबसे पहले आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं जो बेसिक चीज है ना। इसमें कोई खास कंसेप्ट नहीं बताने वाला हूं, कोई खास कुछ भी नहीं, बस एक छोटा सा ओवरव्यू। हम लोग पढ़ने वाले हैं कि फलन क्या होता है। क्या पढ़ने वाले हैं? फलन, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्या? फंक्शन। फंक्शन या फिर आप उसे क्या कहते हैं? फलन। सबसे पहली बात आप ये समझेंगे कि फलन होता क्या है, क्या होता है फंक्शन। तो अगर आप यहां पे लिस्ट देख रहे हो तो आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बचपन से आप सुनते आ रहे हैं अलजेब्रा, बीजगणित। क्या आपने जूनियर क्लास में 8th में, 9th में, 10th में ये बीजगणित, त्रिकोणमिति, है ना, लॉग के बारे में शायद आपने नहीं पढ़ा होगा या एडवांस मैथमेटिक्स में पढ़ना होता है, तो मे बी कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा हो, है ना। बट फिर ये चरघातांकी, एक्सपोनेंशियल कहते हैं, शायद ये भी आप लोग ज्यादा नहीं पढ़े हो। प्रतिलोम त्रिकोणमिति, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, इसका भी नॉलेज आपको शायद कम ही होगा। लेकिन हाँ, बीजगणित और त्रिकोणमिति, इसका नॉलेज तो मुझे लगता है सभी बच्चों को होगा। आपने त्रिकोणमिति पढ़ी होगी, बीजगणित पढ़ा होगा, याद आया कुछ? त्रिकोणमिति में आप पढ़ते थे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब आपने कुछ पढ़ा होगा। साइन, कॉस, टेन, आप ये सब देख के समझ जाएंगे कि हम जिस फलन का बात कर रहे हैं, जिस फंक्शन का बात कर रहे हैं, वो कैसा है? त्रिकोणमितीय फंक्शन है, त्रिकोणमितीय फलन है। क्या देख के समझ जाएंगे आप? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा पढ़े थे ना, साइन 30 का मान, कॉस 30 का मान, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो ये सब देख के आप समझ जाएंगे कि ये किसका फंक्शन है? त्रिकोणमिति का। उसी प्रकार से बीजगणित, बीजगणित की पहचान क्या होती है? आपने देखा होगा x का पावर कुछ बना रहता है, x का पावर 2 है, x का पावर 4 है ना, ऐसा कुछ हमने पढ़ा होगा। 2x + 5 है। आपने ऐसा कुछ देखा होगा कि जो हमारा चर है
उसकी जो भी घात होती है ऐसा कुछ बन के आता है फंक्शन, तो वो बीजगणितीय होती है। लघुगणकीय, लॉगरिदम कहते हैं इसे। क्या होता है ये देख के आप समझ जाएंगे इसमें क्या लगा होगा, लॉग। तो मैं आपको इसका ओवरव्यू देने जा रहा हूं कि ये सब आपको दिखे तो आपको कोई परेशानी ना आए और आप समझ जाएं कि कौन सा फंक्शन कैसा है। चरघातांकी, नाम से क्लियर है, चरघातांकी। चरघातांकी का मतलब क्या हुआ, किसी का घात, किसी का पावर क्या होगा, चर। जैसे e टू दी पावर x, 2 टू दी पावर x, i टू दी पावर x। अब देखिए घात क्या होता है, पावर, और चर क्या होता है, वेरिएबल्स, जो बदलता रहता है, परिवर्तनशील। तो आप मुझे बताइए क्या ये x हमारा चर है, जो कि क्या है, पावर है, घात है, किसके, e के। उसी प्रकार से हमारा x देखिए यहाँ पे 2 का घात है। उसी प्रकार से यहाँ देखिए x हमारा पाई का घात है। पाई का वैल्यू आप लोग जानते हैं 3.14 लेते हैं आप। क्या है ये भी एक संख्या है जिसका पावर क्या है, चर है, तो इसलिए इसको हम चर घातांकी कहते हैं, है ना। ऐसे ही e का वैल्यू 2.7 लिया जाता है, e टू दी पावर x, यानी 2.7 टू दी पावर x लिखा हुआ है। तो ये सब बेसिक इंट्रोडक्शन अभी मैं आपको बताऊंगा कि फलन वास्तव में होता क्या है। फिर जो मैं बार बार बोल रहा हूं चर, अचर, उसी प्रकार से प्रतिलोम, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, ये भी आपने देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो आप समझ लीजिए ऐसे लिखा रहता है tan इनवर्स x, ऐसे आप लिखते हैं, sin इनवर्स x, ऐसे आप लिख सकते हैं, cos इनवर्स x। ये प्रतिलोम को क्या पढ़ते हैं, इनवर्स। तो ये सब चीज जो है वो आता है किसके अंदर, फलन या फंक्शन के अंदर। तो हम देखते हैं कि ये फलन और फंक्शन क्या चीज है। तो इसको समझने के लिए एक बेसिक सा कंसेप्ट मैं अभी आपको डिस्क्राइब करूंगा, जिससे आप बहुत क्लियर हो जाएंगे कि फलन होता क्या है और फलन को समझना कैसे। चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि फलन क्या होगा। तो फलन क्या होता है, फलन क्या होता है वो देखिए, जैसे हमारे पास कोई चर है। सबसे पहले तो आप ये समझो चर क्या चीज होती है। चर का मतलब होता है जो लगातार चेंज हो। क्या हो, चेंज। चेंज का मतलब जो बदल रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, वेरिएबल। चर का मतलब क्या होगा, वो जो चेंज होता रहता है, जिसके मान को बदलते रहते हैं, जो लगातार बदलेगा वो चर। जो चेंज करेगा, चेंज करेगा मतलब जो परिवर्तन होगा। जो क्या होगा भाई, परिवर्तन होगा। आप तो जानते हैं कि दुनिया में हर एक चीज बदलती रहती है, यस और नो। समय के साथ आपका एज बदल रहा है, समय के साथ हमारी सोच बदलती जाती है, समय के साथ, है ना, हमारा इनकम बदलता जाता है। आप एक चीज अगर देखेंगे गौर करके तो आपको पता लगेगा इस नेचर में हर एक चीज क्या है, परिवर्तनशील, चेंजेबल, जो बदल रही है, जो बदलती है, जो भी संख्या बदलती रहती है लगातार, या जो भी टर्म हम बनाते हैं उसको जो लगातार बदलते रहते हैं, वही हम लोग कहते हैं चर। आई थिंक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चर का मतलब क्या होगा, जो बदलेगा, जो लगातार चेंज हो। जैसे इन जनरल अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि एक संख्या मैंने माना 5, क्या ये बदलेगा। मैं कहता हूं कि आपके पॉकेट में 5 का एक नोट है, अब ये 5 का नोट आप 20 साल तक रखे रहो अपने पास, क्या वो कभी 5 से 50 हो जाएगा ऑटोमेटिक, नहीं होगा। उसी तरीके से मैं कहता हूं कोई 4 है, कोई संख्या मैंने 4 माना, मान लेते हैं कि आपके पास 4 रुपए हैं और आपने उसको एक पर्टिकुलर प्लेस पे रख दिया, लंबे समय तक छोड़ दिया, 10 साल तक, क्या वो बदल जाएगा, क्या 4 से वो बढ़ के 5 हो जाएगा, या 4 से बढ़ के क्या वो 10 हो जाएगा, क्या वो 4 से बढ़ के 40 हो जाएगा। क्या ये जो संख्या मैंने माना 4, 3, 5, 2, 8, ये कोई नोट है, मान लीजिए पैसे का नोट्स है, तो आप मुझे बताइए क्या ये चेंज हो जाएगी। तो आंसर है नहीं। जो चीज नहीं बदलती है, जो चेंज नहीं करता है, उसे हम लोग कहते हैं अचर। पहले दोनों में आप फर्क समझ लीजिए, है ना। अचर का मतलब क्या होगा, जो चीज नहीं बदलेगी, है ना। तो जो चीज नहीं बदलेगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, अचर। तो कोई भी चीज अचर होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में आपने सुना होगा कांस्टेंट। क्या कहते हैं, कांस्टेंट। तो अब इन दो चीज को अपने दिमाग में रखिएगा, जो नहीं बदलेगा वो अचर, जिसको हम लोग कहेंगे कांस्टेंट, और जो बदल रहा है उसको क्या कहते हैं,
उसको कहते हैं चर और उसको बोलते हैं वेरिएबल। होता क्या है एक्चुअली, मैं इसको क्यों डिस्क्राइब कर रहा हूं कि कांस्टेंट और वेरिएबल बहुत ज्यादा लोग सुने होते हैं, बट कई लोगों को हिंदी में चर अचर का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, जो चीजें लगातार बदल रही है या जो चीजें चेंज होती है उसी को हम लोग चर कहते हैं। नाम से ये देखो ना आप, चर जो चेंज हो, अचर अचर आप समझो, आपने सुना होगा एक होता है ना अचल संपत्ति। अचल का मतलब, अचल संपत्ति मतलब जैसे आपका लैंड है, यस और नो, जो चलती नहीं है। उसी तरीके से आप सोचो अचर, जो चले नहीं, आगे ना चले, मतलब ना बढ़े ना घटे। तो जो चीज ना बढ़े घटे मतलब जो चीज बदले ना, वो सब कहलाता है कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। क्लियर? इसी तरीके से मैंने बताया, आपके पास मान लीजिए एक 10 का नोट है, ठीक है, आपको 10 रुपए मिले और 10 का नोट है, आप उसको लगातार 10 साल तक अपने पॉकेट में रखो या उसको 10 साल तक अपने घर में रख दो, क्या वो चेंज होगा? नहीं। तो ये जो नंबर्स हैं वो सब क्या है, कांस्टेंट है। 5, 8, 2, 7, 6, है ना। कई बार मानते हैं आपको जो भी कांस्टेंट होगा, जो भी अचर होगा, उसके बारे में डिस्क्राइब होगा। कई बार ऐसा होगा अल्फा बीटा इस सब को मान लिया जाएगा कांस्टेंट, लिखा रहेगा आपके क्वेश्चन में कि अल्फा बीटा एक कांस्टेंट है, तो आपको समझ जाना है कि वो अचर है, वो नहीं बदल रहा है। उसी तरीके से लिखा रहेगा ए बी, ऐसा भी लिखा रहता है, ए बी कोई डिजिट उन्होंने यूज किया और कहा कि ये कांस्टेंट है, तो आपको ये समझना है कि वो चीज चेंज नहीं हो रही है। और जो चीज बदलती है, जो लगातार चेंज हो रही है ना, जैसे समय, आप मुझे बताओ, आप पढ़ो या ना पढ़ो, क्या टाइम रुका रहेगा? आप कोई काम करे या ना करे, क्या टाइम रुका रहेगा? नहीं, वो चेंज होता रहेगा। उसी तरीके से हमारा नेचर भी चेंज होता रहता है ना। आप कह सकते हो आपकी स्टडी, पहले आपको नहीं पता था, आप उतने ज्यादा मेच्योर नहीं थे, तो आपकी स्टडी आवर्स कम थे। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी मेच्योरिटी आई और आपको लगा कि हमारे लाइफ में पढ़ने का कितना इंपॉर्टेंस है, आपने अपने पढ़ाई का टाइम बढ़ा दिया, वो चीज भी चेंज होने लगी। आप क्लास में पढ़ रहे थे, जिस क्लास में आप थे वो भी लगातार चेंज हो रहा है। आप प्री नर्सरी से स्टार्ट किए होंगे, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, ऐसे करके आगे बढ़ते चले गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अभी आप 11th की पढ़ाई कर रहे हो। तो ये सारी चीजें जो है वो बदल रही है, और सही मायने में देखा जाए ना तो नेचर में मैक्सिमम चीज जो है वो चेंज ही होती रहती है, बदलती रहती है। इसका मतलब वो चढ़ ही है ना। तो मैक्सिमम चीज बदल रहा है कैसे, आपको पता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लगातार चेंज होती रहेगी, और जो चीजें बदलती रहेंगी उसको हम कहेंगे वेरिएबल। आप इंग्लिश में भी उसका नाम जानेंगे, जो बदलता है उसको कहते हैं वेरिएबल, या फिर हम कह सकते हैं चेंज, या उसे कह सकते हैं परिवर्तनशील, और वो होता है चर। डन। और उसी तरीके से जो चीज नहीं बदलेगी, आपको पैसे दिए, नहीं चेंज हुआ, 10 दिए, वो 10 का नोट आज भी 10 का नोट ही है, इसका मतलब वो कांस्टेंट है, अचर है। क्लियर है? अब जैसे मैं बोल दूंगा कि अल्फा बीटा एक अचर है, तो आपको मानना होगा कि अल्फा बीटा चेंज नहीं हो रहा है। मैं आपको बोल दूंगा एबीसी एक अचर है, तो आपको समझना होगा कि एबीसी का मान बदलता नहीं है या नहीं बदल रहा है ना। वहीं पर अगर मैं लिख दूंगा कि अल्फा बीटा वेरिएबल है, अल्फा बीटा एक चर है, तो आपको वहां पे ये मानना होगा कि अल्फा बीटा चेंज हो रहा है। तो वो आपको क्लियर क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो आप ये बात समझना, जिसके सामने लिखा रहे अचर, तो आपके माइंड में ये क्लिक करना चाहिए कि ये चीजें बदल नहीं रही है। और जिस चीज के बारे में नहीं लिखा रहेगा, या फिर आपको पता ही होगा कि वो वेरिएबल है कि नहीं है, वो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो जो चेंज हो रहा है वो क्या है, चर। अब मैं इसको क्यों डिस्क्राइब किया हूं, क्योंकि पूरा कहानी अपना इसी पे चलेगा। जैसा कि मैंने आपको कहा कि हाँ, जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम जो पढ़ रहे हैं उसमें क्या इंपॉर्टेंस है चर अचर का, उसको समझते हैं। तो सबसे पहले ना एक बेसिक बात समझते हैं। हाँ, सबसे पहले एक बेसिक बात समझते हैं, ये फंक्शन क्या होता है ना। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन आपको पता होना चाहिए फंक्शन क्या चीज है, ठीक। तो फंक्शन क्या होता है, दो चरों के बीच में संबंध स्थापित करना। क्या करना, दो चरों के बीच में संबंध स्थापित करना, यानी दो चरों के बीच में संबंध जोड़ना। जब दो चरों के बीच में संबंध जोड़ते हैं
उसी को हम लोग कहते हैं फलन। कैसे समझिए, जैसे मैं कहता हूं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा, एक बात तो आपको समझ में आ गया ना, चर का मतलब होता है जो बदलता रहता है, और अचर का मतलब जो बदलता नहीं है, जो कांस्टेंट रहता है, जो नियत रहता है। आपको बता दूं, अचर को हम लोग क्या कह सकते हैं, नियत भी कहते हैं। अचर को हम लोग और क्या कह सकते हैं, स्थिर भी कहते हैं। यस और नो? तो जो हमारा अचर है वो नियत है, स्थिर है। ये सब वर्ड आप देखेंगे तो कंफ्यूज नहीं करेंगे। कहीं पे नियत रहेगा, आप समझ जाएंगे कि उसका मान नहीं बदलेगा। कहीं पर अचर रहेगा, आप समझ जाएंगे कि उसका मान नहीं बदलेगा। कहीं पर स्थिर रहेगा, आप समझ जाएंगे कि उसका मान नहीं बदलेगा। लेकिन कहीं पर चर रहेगा तो आप समझेंगे कि वो परिवर्तन करेगा, वो परिवर्तनशील होगा, वो बदलेगा, बदलाव लाएगा। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि मैक्सिमम चीज ऐसी होती है जो बदलती रहती है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हमको फिजिक्स में इसका क्या यूज है। फिजिक्स में इसका यूज ये है कि आप मुझे बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको पिछले क्लास में डिस्क्राइब किया था कि हम लोग गति के बारे में पढ़ेंगे। आप मुझे ये बताइए कि जब आप बाइक चलाते हैं, आपकी बाइक गति में होती है, तो क्या आप अपने स्पीड को नियत रखते हैं? क्या आपका स्पीड हमेशा एक समान रहता है? क्या हमेशा उसको एक ही गति में चलाते हैं? कोई गाड़ी आप चला रहे हैं और उस गाड़ी को आपने स्टार्ट किया और 10 मीटर पर सेकंड से चलाना शुरू किया, तो मुझे बताओ क्या ये हमेशा 10 मीटर पर सेकंड से ही आप चलाएंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। जब आप फ्री स्पेस में जाएंगे, फ्री स्पेस मतलब जहां पे खाली जगह है, जहां पे रास्ते बिल्कुल खाली हैं, वहां पे आपकी रफ्तार बढ़ जाएगी। 10 से उठ के ये रफ्तार हो जाएगा 50, 60, 70, कुछ भी हो सकती है। यस और नो? लेकिन वहीं पर अगर मैं आपको बोलूं कि हम उस स्पीड को क्या जरूरत पड़ने पर कम भी करेंगे, हाँ, जहां पे बहुत क्राउड होगा, जहां पे भीड़ भाड़ का इलाका होगा, क्या करेंगे आप वहां पे आपकी स्पीड ऑटोमेटिक आपको कम रखनी पड़ेगी। यस और नो? तो हम वहां पे अपनी स्पीड को कम रखेंगे। तो जहां पर खाली स्पेस आपको मिलेगा, आप स्पीड बढ़ा लेंगे। जहां पर आपको जगह बहुत कंजस्टेड मिलेगा या बहुत क्राउडी प्लेस होगा, बहुत भीड़ भाड़ का एरिया होगा, वहां पे आप स्पीड कम कर लेंगे। तो ये चीज मैं कह रहा हूं कि नेचर में मैक्सिमम चीजें बदलती रहती है। हमारा आपका एज हर दिन बदल रहा है, हमारी आपकी कह सकते हैं जैसे जैसे आपको मैच्योरिटी मिल रही है, वैसे वैसे सोचने की शक्ति लगातार बदल रही है। तो ये सब चीजें हो रही हैं, वो सब परिवर्तनशील है, वो सब चर है। और जो चीजें नहीं बदल रही है वो सब क्या है, अचर, नियत, स्थिर। आई होप आपको चर और अचर में फर्क समझ में आ गया होगा। और इसी को हम लोग कहते हैं वेरिएबल, और इसी को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। तो इंग्लिश में भी आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं अगले कंसेप्ट पे कि हाँ, तो मैं आपको क्या बता रहा था कि सबसे पहले हम समझते हैं अब फलन के बारे में। ठीक, तो फलन के बारे में जहां पर हम क्या करने वाले हैं, दो चरों के बीच में संबंध स्थापित करेंगे। मतलब दो चरों के बीच में संबंध होगा कुछ, उसे हम क्या कहेंगे, फलन। दो चर के बीच में संबंध होगा, उसे क्या कहेंगे, फलन। कैसे? जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बोले यहां पे कौन कौन से चर हैं? क्या y हमारा चर है? तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको चर समझने में कंफ्यूजन हो तो इन जनरल सामान्यतः कह सकते हैं हम कि x, y, z और टाइम। फिजिक्स के हिसाब से देखा जाए तो टाइम का बड़ा इंपॉर्टेंस है। जितने भी चैप्टर्स को हम पढ़ेंगे ना, वहां पे टाइम लगातार बदलता होगा। बोलेगा आपको बताइए 1 सेकंड बाद कितनी स्पीड होगी, 5 सेकंड बाद कितना स्पीड होगा। तो आप मुझे बताइए, क्या टाइम लगातार बदलते रहता है? यस, चर है। ऐसी क्या हम x का मान, y का मान, z का मान चेंज करते रहते हैं? हाँ, x y z का मान भी बदलता रहता है। तो इन जनरल आप समझना, कभी कंफ्यूजन हो तो x y z को हम क्या लेते हैं, चर। अब आ जाइए यहाँ पे, बोलिए क्या y हमारा चर है? यस। क्या x हमारा चर है? क्या y और x में आपने संबंध स्थापित कर दिया? क्या y और x में एक संबंध बन के आ गया? जी, y और x के बीच में जो संबंध होता है
उसे ही हम लोग कहते हैं फलन। y और x के बीच के संबंध स्थापित करना और y और x के बीच में संबंध बनाना ही क्या है, एक प्रकार का ये क्या है, फलन। समझिए आप, मैं कहूंगा y इक्वल टू 2x प्लस 5, क्या मैंने y और x को एक दूसरे के साथ कोरिलेट कर दिया, क्या y और x में संबंध स्थापित कर दिया, यस। इसका मतलब ये भी क्या है, एक फलन। जहां पर भी y और x में संबंध स्थापित होगा वो सब कहलाएगा एक फलन, हाँ या ना। अच्छा, y और x में जब संबंध स्थापित होगा तो आपको याद रखना पड़ेगा कि इसमें आपने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर रखा। तो मुझे बताइए इसमें कौन सा ऐसा मान है जो आप अपने मन से रखेंगे। याद करो, आपने बचपन में पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा, है ना, ऐसा कुछ पढ़े थे, y इक्वल टू 5x प्लस 2, इसका ग्राफ बनाओ। तो जब आप बनाते होंगे तो आप टेबल रखते होंगे, x इक्वल टू 0, फिर मान निकालते होंगे y का, फिर x इक्वल टू 1, फिर मान निकालते होंगे y का, फिर x इक्वल टू 2। आप मुझे बताइए इन दोनों में से कौन सा ऐसा मान है जो आप अपने मन से रख रहे हैं। x का मान आप अपने मन से रख रहे हैं ना, हाँ। आप यहां रखेंगे x इक्वल टू 0 तो y कितना बनेगा 0, यहां रखेंगे x इक्वल टू 1 तो y कितना बनेगा 1, यहां पे x रखेंगे 2 तो y कितना बनेगा 4। अच्छा, ऐसा है कि x मैंने यहां रखा 2 और अपने मन से y लिख दिया 9, क्या ऐसा है कि मैंने x अपने मन से यहां रखा 5 और y रख दिया 30, ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या है कि x का मान आप खुद से मान रहे हैं और y का मान आपको ये फलन लेके दे रहा है, हाँ या ना। यानी इसने क्या किया, x और y को आपस में जोड़ दिया, इन दोनों में संबंध स्थापित कर दी, तो कहते हैं हम लोग फलन। अब इसमें हो क्या रहा है कि x का मान आप अपने मन से ले रहे हैं, आप अपने मन से x का मान कुछ भी लेने के लिए स्वतंत्र है, इसलिए इसको कहा जाता है स्वतंत्र। जो आपने दो चर लिया तो ये क्या हो गया, स्वतंत्र चर, यस और नो। और दूसरा क्या कहलाएगा, क्या x का मान रखने पे y का मान निकला, आपने x का मान लिया उसके अनुसार y का मान निकल रहा है। क्या ऐसा है x का मान 5 लिए, y का मान अपने मन से कुछ भी ले लिए, चलो 50 ले लेते हैं, ऐसा नहीं किया ना। x का मान आप जब यहां रखे तो क्या y का मान खुद निकाल के आपको फलन ने दिया, फंक्शन ने दिया, यस। इसीलिए x के मान पर निर्भर कर रहा है कौन, y, इसीलिए इसको बोलते हैं परतंत्र। क्या आपको नहीं समझ में आया परतंत्र, तो याद रखिएगा निर्भर, जो निर्भर कर रहा है किस पर, x पर। यानी फलन क्या चीज होती है, दो चर में संबंध स्थापित करना जिसमें एक चर आपका स्वतंत्र होगा और एक चर आपका परतंत्र होगा या निर्भर होगा। ये किस पर निर्भर कर रहा है, x पर। x का मान अगर अभी मैं 10 ले लूं तो y का मान कितना आएगा 100, देखो यहां 10 रखे, x का मान अगर मैं 10 लूं तो y का मान को 100 आना पड़ेगा इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, इस फलन के अनुसार। अगर फलन ये है तो x का मान 10 लेने पे y का मान 100 ही आएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि x का मान 10 लिए y का मान 200 आ गया। x का मान हम अपने मन से लिए, y का मान क्या होगा वो ये फलन निर्धारित करेगा, ना कि हम। इसका मतलब x का मान आप मन से ले रहे हैं उसको बोलेंगे स्वतंत्र चर, और इस x के अनुसार y का मान निकल के आ रहा है, इसको हम बोलेंगे निर्भर या परतंत्र चर। इतनी बात समझ में आ गई होगी कि इसमें जब भी हम फलन की बात करेंगे तो इसका बेसिक सा परिभाषा क्या बनेगा, दो चरों में संबंध होता है, क्या फलन। फलन क्या है, दो चरों का संबंध, दोनों को जोड़ना, आपस में कोरिलेट करना, जिसमें एक चर होता है परतंत्र और दूसरा चर होता है स्वतंत्र। परतंत्र समझ में नहीं आए तो आप याद रखेंगे, एक चर होता है निर्भर जो निर्भर करता है दूसरे पर, और दूसरा चर होता है स्वतंत्र जो आप अपने मन से लेते हैं। तो आप जब इसको अपने मन से कुछ भी मान लेंगे तो ये फलन बताएगा कि दूसरे का मान कितना है, यस और नो। अरे हाँ या ना बोल दो। क्या आपको ये फंडा समझ में आया, यस। तो इन चीजों को हम लोग कहते हैं क्या, फलन या फंक्शन। ओके, चलिए फिर अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों का जो संबंध हम स्थापित कर रहे हैं वो ये संबंध कितने टाइप के होते हैं या किस किस टाइप का है, या कौन कौन से टाइप का हमें जरूरत पड़ेगा, या हमें क्या क्या इसके बारे में पता होना चाहिए। तो आ जाइए देखते हैं इसमें कौन कौन सा फलन है और कौन कौन से फलन की हमें जरूरत है। तो सबसे पहला जो आपका फलन है उसमें आता है बीजगणितीय फलन। बीजगणित की पहचान क्या होगी सुन लो। बीजगणितीय फलन जब भी लिखा रहेगा तो आप समझ जाएंगे, याद रखिएगा पहला नंबर कौन है, बीजगणितीय फलन। लिखा हुआ है बट मैं लिख देता हूं फिर से,
बीज गणितीय फलन, बीज गणितीय फलन, इसको हम लोग कहते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। क्या होता है, कहीं पर भी लिखा रहे y और किसी भी चर जैसे x, उसका कुछ घात रहे, जैसे x प्लस 5, x का घात यहाँ 1 ही है, y इक्वल टू यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7, या ये हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। ये सब क्या है, x के ऊपर कुछ घात बन रहा है ना, है ना, चर के ऊपर कुछ घात आ रहा है जो कि नियत है, ये बन जाता है बीजगणितीय। बीजगणितीय का पहचान कुछ ऐसा होता है जो आपने बचपन में भी देखा होगा, जैसे आपने 10th क्लास में भी ग्राफ बनाया होगा तो आपको ऐसा क्वेश्चन मिला होगा, y इक्वल टू एक्स प्लस 5 का ग्राफ बनाइए, तो आपने इस समीकरण को देखा होगा। तो ये सब समीकरण किसको सूचित करता है, बीजगणितीय फलन को। उसी प्रकार से त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमितीय फलन तो देख के आप समझ जाएंगे कि ये त्रिकोणमितीय फलन है। त्रिकोणमितीय का संबंध किससे है, अभी आप पढ़े होंगे 9th-10th में, क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, ये सब जो आप देखते हैं वो क्या है, त्रिकोणमितीय फलन। कौन सी फलन, त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन की पहचान क्या है, त्रिकोणमितीय फलन कैसे पहचानेंगे, इसमें लिखा रहेगा साइन थीटा, कॉस थीटा, है ना, जहां पे हम मान लेते हैं y इक्वल टू साइन थीटा दे दिया, या कॉस थीटा इक्वल टू वाई दे दिया, या y इक्वल टू कॉस थीटा आपको दे दिया, ये सब त्रिकोणमितीय है। इसमें कौन से दो चर हो गए हमारे, इस बार हो गए थीटा और वाई, है ना। आपको इसमें कंफर्टेबल नहीं लग रहा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स, एक्स पर निर्भर कर रहा है y, उसी तरीके से y इक्वल टू टेन एक्स। अब त्रिकोणमिति की पहचान, साइन लगा हो, कॉस लगा हो, टेन लगा हो, कॉट लगा हो, आप क्या समझ जाएंगे, कैसा फलन है, त्रिकोणमितीय। त्रिकोणमितीय समझ जाएंगे आसानी से, अब बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, है ना, पढ़े होंगे साइन 30 का मान 1/2, कॉस 30 का मान बोलो बोलो √3/2। तो ये सब जो आप पढ़े हैं साइन, कॉस, टेन, इसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय फलन। क्यों, क्योंकि इसमें आपका साइन आ गया, कॉस आ गया, टेन आ गया, कॉट आ गया, ये सब टर्म आते हैं तो वो त्रिकोणमितीय फलन होता है। पहचान जाएंगे आप, पहचानने के लिए बता रहा हूं, जब भी साइन कॉस दिखे तो आप समझ जाना त्रिकोणमितीय फलन है। फिर कौन सा फलन, अगला कौन सा फलन होता है, बताओ बताओ, अगला होता है लघु गणकीय। लघु लघु गणक, तो लघु गणकीय इसको क्या बोलते हैं, लॉगरिदम। क्या हो गया, लॉगरिदम। क्या होता है ये, इसमें कौन से टर्म यूज होते हैं, लॉग, लॉग एक्स, यस और नो, लॉग 5x + 2, ये सब टर्म आपको दिखेगा। तो जहां पे लॉग लगा रहे वो लघु गणक हो गया, हाँ या ना। तो ऐसे को हम बोलते हैं लघु गणकीय फलन, लॉगरिदम फंक्शन। लॉगरिदम फंक्शन कहते हैं जिसमें लॉग लगा होता है। देखिए आपने देखा था, आपको मैंने बताया था कौन कौन से फंक्शन को हम चर्चा करने वाले हैं, बीजगणितीय, त्रिकोणमितीय, फिर क्या है, लघु गणकीय, लॉगरिदम फंक्शन। फिर इसके बाद कौन सा आएगा, चरघातांकी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। और जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति है उसका बहुत कम यूज होता है, तो देख लेते हैं। लघु गणकीय फलन में लॉग लगा रहेगा, और क्या रख हो सकता है, log x⁵ ऐसा रहेगा। तो लॉग वाले को पहचानने बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी, क्यों, क्योंकि लॉग वाला आप खुद देख सकते हो, ये लॉग खुद बता रहा है आपको कि मैं लॉग का फंक्शन हूं। देख लो, y इक्वल टू लॉग एक्स, y इक्वल टू लॉग 5x + 2, y इक्वल टू लॉग x⁵, y इक्वल टू लॉग 5x + 1, जहां पर भी लॉग लगा रहे वो कैसा फंक्शन, वो कहलाता है लघु गणकीय फंक्शन, यस और नो, लॉगरिदम फंक्शन। तो लॉग टर्म को देख के समझ जाना है कि ये लॉग का फंक्शन है। तो ये सब कोरिलेशन होता है, y को लॉग के साथ जोड़ के दूसरे चर पर संबंधित किया गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे लघु गणकीय फंक्शन। क्या किया मैंने, y को x के साथ किसके माध्यम से जोड़ा, लॉग के माध्यम से। उसी तरीके से
यहां पर आपने y को x के साथ किसके साथ जोड़ा था, साइन के माध्यम से। अब मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे x ही जरूरी नहीं है, हम यहाँ पर कोई भी दो चर ले सकते हैं, यहाँ थीटा भी है तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर थीटा को मैंने y के साथ किसके माध्यम से जोड़ा, साइन के माध्यम से। तो ये जो एक चर है इस दूसरे चर को मैंने साइन के माध्यम से जोड़ा, साइन कॉस टेन के माध्यम से जोड़ेंगे तो त्रिकोणमितीय फंक्शन होगा, त्रिकोणमितीय फलन कहेंगे उसे। उसी तरीके से अगर आप x 5x + 2 x⁵ या 5x + 1 इसको आप जोड़ रहे हैं, इसमें जो हमारा चर है x उसको y के साथ जोड़ रहे हैं किसके माध्यम से, लॉग के माध्यम से, इसलिए क्या कहलाएगा, लघुगणकीय फलन। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा है। फलन का फंडा क्या है, y x को आपस में जोड़ना, y x को संबंधित करना, तो y x के बीच में जो संबंध होता है वही कहलाता है फलन। अब अगला क्वेश्चन है कि फलन कैसे होते हैं, तो साइन के साथ या साइन के माध्यम से y x को जोड़ेंगे तो त्रिकोणमितीय फलन। किसी चर का पावर, कोई पावर मतलब उसका घात अगर कोई अचर है तो उसको हम बोलेंगे बीजगणितीय फलन। उसी तरीके से अगर कोई y = log x है, मतलब जब आपने x को y के साथ संबंधित किया तो किसके माध्यम से किया, log के माध्यम से किया, क्या कहलाएगा वो, लघुगणकीय फलन। उसी तरीके से अगला क्या है, चरघातांकी, चरघातांकी, चरघातांकी फलन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कैसा होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, नाम से स्पष्ट है, चर घात, यानी किसी का घात चर हो। चर मतलब अभी बताए थे आपको, क्या बताया गया था चर का मतलब, देख लो, देखो देखो देखो, नहीं ये डेल हो गया। देखो आप जरा, आपके नोट्स में लिखा होगा, चर का मतलब आपको बताया गया था क्या, चर का मतलब आपको बताया गया था x y z t, बेसिकली ये सब। तो आप मुझे बताइए, चर घातांकी मतलब कोई भी संख्या का घात चर है, चर घातांकी कोई भी संख्या का, सर ई संख्या है, यस, ई को आप लिख सकते हैं क्या, 2.7, ई का वैल्यू कितना लेते हैं 2.7 टू दी पावर क्या, x। y = आपने ले लिया पाई का पावर x, पाई का घात x, क्या है पाई, 3.14, एक नियत संख्या का पावर x। तो चर घातांकी का मतलब क्या हुआ, चर हो किसी का घात, देखिए चर है घात, घात मतलब पावर, x है पावर किसका, 2 का, e का पावर है x, एक्सपोनेंशियल यहीं से है। उसी तरीके से पाई का पावर है x। तो चर घातांकी का मतलब होता है किसी का घात क्या हो, चर हो, तो उसे बोलेंगे चर घातांकी। अगर वो इस तरीके से आपस में संबंधित है दो चर, तो उसे हम क्या कहेंगे, चर घातांकी फलन। ओके, और अगला कौन सा है, प्रतिलोम, अगला क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स कहते हैं इसको, ट्रिगोनोमेट्री। फंक्शन, इसका यूज हम बहुत कम करने वाले हैं, ना के बराबर, बस आपको पता होना चाहिए। तो नाम से ही क्लियर है, ट्रिगोनोमेट्री का फंक्शन मतलब क्या, tan x sin x, ओ हो, और इनवर्स, आपको याद है इनवर्स का साइन, ऐसे प्रतिलोम का साइन, cos इनवर्स x, ये क्या है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, या इसे हम बोल सकते हैं त्रिकोण प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। समझ गए। तो अगर आप इसको त्रिकोणमितीय के प्रतिलोम के साथ दो चरों को जोड़े हो या दो चरों को संबंध स्थापित किए हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, से कहेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। यस और नो, ऐसे किया जाता है इसको। ठीक, अब इसके बारे में तो खैर आपको ज्यादा नहीं जानना है, लेकिन अगर आप याद रख सकते हैं तो एक बेसिक सा चीज याद रख लीजिएगा, कहीं पर लिखा रहे sin θ = 1/2,
थोड़ा सा इसके बारे में, प्रतिलोम त्रिकोणमिति में कैसे लिखते हैं ये तो आप जानते होंगे। ऐसा कब होता है जब कोण का मान कितना डिग्री हो, 30 डिग्री। तो कोई आपसे पूछे थीटा बराबर क्या होगा, इसका मान पूछे, इसका, तो भाई साहब ऐसे लिख देना, साइन इनवर्स 1/2 लिख लेंगे। जैसे मैं कहूं साइन x इक्वल टू √3/2, बता सकते हो आप क्या होगा x इक्वल टू क्या लिखोगे, साइन इनवर्स √3/2। उम्मीद करता हूं इनवर्स कैसे बनता है आप समझ गए होंगे। इनवर्स मतलब प्रतिलोम, कैसे बनाते हैं प्रतिलोम समझ में आ गया। तो प्रतिलोम में क्या होता है, ये प्रतिलोम का चिन्ह लग जाता है इनवर्स, tan इनवर्स x, साइन इनवर्स x। तो जब आप किसी दो चर को त्रिकोणमितीय फलन द्वारा जोड़ रहे हैं, त्रिकोणमितीय टर्म के माध्यम से जोड़ रहे हैं, में इनवर्स लगा हुआ है यानी प्रतिलोम लगा हुआ है, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। यस और नो। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी, इसका कम जरूरत पड़ता है बट आपको पता होना चाहिए। तो हमने छोटा सा ओवरव्यू आपको दिया इन सब के बारे में, बीजगणितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन, लघुगणकीय फलन, चरघातांकी फलन और प्रतिलोम। चलिए एक बार समराइज कर देता हूं। हमने फलन पढ़ा, फलन का मतलब क्या, दो चर के बीच में संबंध स्थापित करना, दो चर के बीच में संबंध, एक स्वतंत्र और एक उस पर निर्भर करेगा परतंत्र। इसके बाद मैंने आपको बताया बीजगणितीय, क्या पहचान थी, कोई भी चर का जो घात है वो कोई भी नियत संख्या हो, x² x5। त्रिकोणमितीय कौन होगा भाई, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा या साइन x कॉस x टेन x। लघुगणकीय लॉग, लॉग लगा होगा पहचान जाओगे, log x² log 2x + 5। चर घातांकी जिसका घात चर हो, जिसका घात चर हो, जिसका घात चर हो, चर मतलब XYZ जो बदल रहा हो। प्रतिलोम त्रिकोणमिति, प्रतिलोम का चिन्ह हो, जैसे त्रिकोणमिति लिख के उसमें प्रतिलोम का चिन्ह लगा दिया जाए, साइन इनवर्स x, प्रतिलोम का चिन्ह लगा दिया जाए tan इनवर्स x, यस और नो, तो ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति। तो इस तरीके से कुछ फलन होते हैं। फलन मतलब XY को संबंध, XY में संबंध स्थापित करने वाले कुछ अलग अलग माध्यम होते हैं जिनको हमने समझने की कोशिश की, है ना। तो इन चीजों को हम लोग बोलते हैं फलन, और ये कुछ प्रकार की फलन होती है। इसमें बाकी सब फलन का तो इस्तेमाल काफी होता है, आपने ये भी यूज किया होगा, ये भी यूज किया होगा। लॉग शायद आपके लिए नया होगा, ये एक्सपोनेंशियल यानी चर घातांकी थोड़ा नया होगा। प्रतिलोम भी हो सकता है थोड़ा बहुत आपने पढ़ा हो, लेकिन प्रतिलोम का ज्यादा जरूरत हमें फिजिक्स में नहीं होता है। तो चलिए आज यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।